नमस्कार। खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी। शुरुआत करते हैं विपक्षी नेताओं पर कसते कानूनी शिकंजे की। चुनावी मौसम में ये छापेमारी, पूछताछ और गिरफ्तारी कानूनों के उल्लंघन के कारण है या ये चुनावी हवा का असर है? जांच एजेंसियों पर सियासत कोई नई बात नहीं है। करीब 20 साल से तो लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जो सत्ता में होता है वो जांच एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताता है, और जो विपक्ष में होता है वो सरकार के एजेंडे पर काम करने का आरोप इन एजेंसियों पर लगाता रहता है। देश की राजनीति में 2014 से पहले सबसे ज्यादा चर्चा सीबीआई की हुआ करती थी, जब सुप्रीम कोर्ट तक ने सीबीआई के लिए कह दिया था कि वो पिंजरे में बंद तोते की तरह सरकार के इशारे पर काम करता है। तब विपक्ष का आरोप रहता था कि सीबीआई के सहारे सरकार उन्हें परेशान करती है। 2014 में सरकार बदल गई, बीजेपी सत्ता में आ गई और कांग्रेस विपक्ष में चली गई। सरकार बनाम विपक्ष तो जारी है, लेकिन अब जिस एजेंसी पर हंगामा है वो है प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे ईडी कहते हैं। ईडी की कार्रवाई लंबे समय से सुर्खियों में है। सरकार की दलील है कि बेईमानों पर जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि निशाने पर लगभग सारे नेता उनके विपक्षी खेमे के ही हैं। यह मुद्दा अब और भी ज्यादा दिलचस्प और चिंताजनक होता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब तक सरकारें भी जा चुकी हैं, जो कि हमने अभी झारखंड में देखा। इन सब मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले वो बड़े नाम जो इन दिनों ईडी की जांच की जद में है। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ मामले जो अभी सुर्खियों में हैं उनसे जुड़े नेताओं की आपको याद दिला देते हैं। इन दिनों क्यों ईडी सुर्खियों में है? हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, रोहित पवार, अभिषेक बनर्जी, भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, फारूक अब्दुल्ला, ये वो कुछ बड़े नाम हैं विपक्षी नेताओं के जिन पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। इन दिनों पूछताछ का दौर चल रहा है, नोटिसों का दौर चल रहा है। जिन नेताओं के हमने नाम बताया वो सभी विपक्ष के नेता हैं। सबसे पहले बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात झारखंड की करते हैं। जेएमएम नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसे मिली 5 दिन की रिमांड। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई का निर्देश देने की हेमंत सोरेन की याचिका को भी नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को आज कहा। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, और आज उनकी ही पार्टी के नेता चंपाई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ ली है। हेमंत सोरेन पर कथित जमीन घोटाले में पैसे के घालमेल यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। कथित जमीन घोटाले में 8.46 एकड़ ट्राइबल लैंड यानी आदिवासी की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा हुआ है खुद हेमंत सोरेन पर। वहीं साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी उन पर लगे हुए हैं। ये साहब ये भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश है। आज चुनाव से उसका कोई लेना देना नहीं। ये इन्होंने, आप ये सोचिए, इनके घर से 36 लाख रुपया निकला ना कैश। आप सोचिए कहाँ से आया। इनके घर से BMW निकला ना। आप ये बताइए नहीं कहाँ से इसमें राजनीति है। BMW निकला ना इनसे, है कहाँ से आया। आप ये बताइए कि माइंस मिनिस्टर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, माइंस मिनिस्टर माइन अपने आप को अलॉट कर लिए। कहीं सुना है आपने? अपने आप को माइन अलॉट कर लिया मंत्री होकर के। गजब आदमी है साहब, एकदम सीना तान करके भ्रष्टाचार। जेल नहीं जाएगा तो क्या होगा। इसी वजह से हेमंत सोरेन की गद्दी चली गई। हालांकि झारखंड में सरकार उनकी पार्टी की है, लेकिन उससे ठीक 4 दिन पहले झारखंड के पड़ोस के राज्य बिहार में भी सरकार बदल गई, और सरकार बदलते से ही जो लोग विपक्ष में हैं उन पर ईडी का शिकंजा कसा। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों पर रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप है। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर आरोप लगे हैं। 29 जनवरी को लालू यादव से ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ की। 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से ईडी ने करीब 7 घंटे की पूछताछ की। इससे पहले भी कई बार पूछताछ इन लोगों से हो चुकी है। और अब बात दिल्ली की करते हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी है। मुद्दा है शराब घोटाले का। बीजेपी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का
आरोप लगाते हुए आज सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता आईटीओ पर जुटे और फिर वहां से मार्च करते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोका। प्रदर्शन आम आदमी पार्टी भी आज ही कर रही थी, लेकिन उनका मुद्दा अलग था। वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप बीजेपी पर लगा रहे। दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 5वीं बार समन भेजा था। इसके पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 और 17 जनवरी को ईडी उन्हें समन भेज चुकी है। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने अभी तक पेश नहीं हुए हैं। आज के समन पर भी वो पेश नहीं हुए। सीएम अरविंद केजरीवाल इसे बदले की कार्रवाई बताते हैं। इसी केस में उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक और दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता और अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया है। इसके दो मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। मैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर हूं और ये देखिए भीड़ के साथ जो काफिला आ रहा है, आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ ये काफिला जो आ रहा है, इसी के बीच में दोनों मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पास मिलाकर ज्यादा संख्या थी, उसके बावजूद भी बीजेपी अपना मेयर बनवाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो 8 वोट कैंसिल हुए वो सभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के थे और ये षड्यंत्र के तहत कैंसिल करवाए गए ताकि बीजेपी को जबरदस्ती ये चुनाव, मेयर का चुनाव जितवाया जा सके। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने वोट चोरी किए हैं और ये, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये पुलिस की सिक्योरिटी है, पुलिस बल तैनात है, इसलिए आगे जाने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे महिला कार्यकर्ता जो है बैरिकेड पे पहुंची है और जो पुलिस बल है उनको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया है यहाँ पर, किया प्रदर्शन, लेकिन जिस तरह का आज बिहेवियर देख रहे हैं पुलिस का, अजीबोगरीब है। और ये जो हालात देख रहे हो, पुलिस ही गुंडागर्दी कर रही है। हम लोग तो शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, पुलिस वाले आके धक्का मुक्की कर रहे हैं। लोकेशन है तो पुलिस एहतियात तो बरतेगी कि बहुत बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ना आ जाएं। नहीं, आपकी बात सही है, कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे हैं। हमने कोई हल्ला नहीं किया, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी को धक्का नहीं दे रहे, लेकिन पुलिस जबरदस्ती धक्का मुक्की कर रही है। ये जान के ऐसी पोजीशन क्रिएट करना चाहती है ताकि लाठीचार्ज करें। स्वाति मालीवाल हैं, आम आदमी पार्टी की इकलौती महिला सांसद हाल ही में बनी है। आप लोगों ने आरोप लगाया कि पहुंचने नहीं दे रही पुलिस, पर फिर भी काफी संख्या में आपके कार्यकर्ता पहुंच गए हैं यहाँ पर। जो लोग पैदल चल के आ रहे हैं उनमें मुझे लगता है कुछ लोगों को आने दिया जा रहा है। जैसे मैं भी पैदल आई तो मुझे आने दिया गया, पर बहुत सारी बसें रोकी गई हैं। जो पंजाब से लोग आ रहे थे उन्हें रोका गया है। हमारे काफ़ी विधायकों को भी रोकने की कोशिश करी गई है। सुबह ठंड की वजह से भी काफ़ी देरी से नेता कार्यकर्ता जुटे, लेकिन बाद में ठीक ठाक संख्या में आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जुटाने में कामयाब रही। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। दिल्ली में एक ही रास्ते पर दोनों दफ्तर है, बीजेपी का भी और आम आदमी पार्टी का भी। ऐसे में आज दिल्ली में आईटीओ के पास काफी ज्यादा कियोस्क बचा रहा। करीब 2-3 घंटे तक आईटीओ जैसा व्यस्तम चौराहा बंद रहा और जिस वजह से ट्रैफिक की दिक्कत पूरी दिल्ली में महसूस हुई। इस वक्त भी दिल्ली में ट्रैफिक जाम जगह जगह पर लगा हुआ है। खैर, हम बात कर रहे हैं ईडी की और ईडी के हस्ते शिकंजे की। अब बात एक और विपक्षी पार्टी शरद पवार वाली एनसीपी की करते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले में पूछताछ की है। 2 बार उनसे पिछले दिनों में पूछताछ हुई है। पहली बार 10 घंटे और फिर 1 फरवरी यानी कल 8 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को कुछ दस्तावेज जमा कराने के लिए ईडी ने उन्हें फिर से बुलाया है। वहीं खिचड़ी घोटाले में ईडी ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई से भी पूछताछ की है। बात बंगाल की करते हैं। बंगाल में ईडी की जांच पर जबरदस्त सियासत भी हुई। 5 जनवरी को जो हुआ वो हैरान करने वाला था।
राशन घोटाले की जांच करने ईडी की टीम टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पहुंची थी। अचानक भीड़ ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। कई अधिकारी इस हमले में घायल हो गए। ये पहली बार हुआ कि इस तरह जांच एजेंसी पर जानलेवा हमला किया गया। इसी राशन घोटाले में ममता सरकार के मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी भी ईडी के रडार पर हैं। बंगाल स्कूल रोजगार घोटाले में ईडी ने 9 नवंबर को पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, और अब बंगाल से छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल अब ईडी के रडार पर हैं। महादेव बैटिंग ऐप में ईडी ने याचिका चार्जशीट दायर कर ली है। चार्जशीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम है। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। भूपेश बघेल ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और एक और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ईडी की रडार पर है। 14 दिनों में 2 बार ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है। मामला मानेसर जमीन सौदे से जुड़ा हुआ है। फारूक अब्दुल्ला को पेश होने के लिए ईडी ने जनवरी में नोटिस दिया। ईडी के सामने वो पेश अभी नहीं हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड में हेरफेर का आरोप लगा है फारूक अब्दुल्ला पर। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच उनके जद में भी रेवंत रेड्डी है। केरल के सीएम है पी विजयन। उनके खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की ईडी जांच कर रही है। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ की थी। वहीं इसी मामले में 2022 में ईडी सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है। विपक्ष का आरोप रहा है कि सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। जो भी बीजेपी के साथ जाकर मिल जाते हैं उन पर जांच बंद हो जाती है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो धुल जाता है और फिर केस की जांच आगे नहीं बढ़ती। विपक्ष कुछ नेताओं का नाम भी लेता है जो पहले विपक्ष में थे तो जांच हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाला बदला और बीजेपी की तरफ गए तो उनके खिलाफ चलने वाली जांच बंद हो गई। हेमंत बिस्व शर्मा उसमें एक बड़ा नाम है। अब आज की तारीख में बीजेपी के असम के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे, अब बीजेपी के बड़े नेता हैं। जांच बंद हो चुकी है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अजीत पवार का नाम भी है। आज की तारीख में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, लेकिन कुछ महीनों पहले तक वो एनसीपी में थे, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। मुकुल रॉय भी एक और ऐसा नाम है जो टीएमसी से बीजेपी में आए हैं, उनके खिलाफ भी अब जांच नहीं चल रही। अब शायद वापस टीएमसी की ओर लौटे हैं। जांच कहां जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और अब उस कानून के बारे में जान लेते हैं जिसके आधार पर ईडी जांच करती है। क्या है वो कानून, क्यों ईडी इतनी पावरफुल हो गई है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए में 2005, 2009 और 2012 में संशोधन हुआ। ये तीनों साल वो थे जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2019 में मोदी सरकार में पीएमएलए में बदलाव किए गए। ईडी को आरोपियों के आवास पर छापेमारी, सर्च और गिरफ्तारी के अधिकार मिल गए। पहले अन्य एजेंसी की चार्जशीट में पीएमएलए की धाराएं लगने पर ही ईडी जांच करती थी। अब ईडी खुद एफआईआर दर्ज करती है, गिरफ्तारी कर सकती है, छानबीन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। इसी मुद्दे पर आइए बात करेंगे कि क्या ये ईडी की जांच जो है वो चुनावी है या कानूनी जरूरत है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रणब झा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है आपका। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुब्रत जी। और यशवर्धन आजाद साहब हैं जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है और जांच एजेंसियों के कामकाज के बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं। मेरा पहला सवाल प्रणब झा आप ही से है और वो ये सीधा सा सवाल है कि जब जांच एजेंसियों के पास कोई सबूत है, कोई चीजें मिली हैं, कोई पूछताछ में रिकवरी दिखाई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल हेमंत सोरेन के पास गाड़ी दिखाई गई, 36 लाख रुपए दिखाए गए जो अभी 4 दिन पहले दिल्ली में हुआ, क्या आपको लगता नहीं कि ऐसे में जांच करनी चाहिए इन एजेंसियों को? जी बिल्कुल करनी चाहिए। 36 लाख आखिर मामूली रकम तो है नहीं। ये 36 लाख अगर आप देखें मेहुल चौकसी की तुलना में और नीरव मोदी की तुलना में तो क्या है, जहां 7.5 लाख करोड़, संदेशरा के 10,000 करोड़, कुल मिला के 10 लाख करोड़, 36 लाख एक मुख्यमंत्री, ट्राइबल मुख्यमंत्री के पास कितना बड़ा अपराध है आप और हम समझ सकते हैं और आपके दर्शक देखेंगे। आप जब पार्लियामेंट जाते हैं, आप और हम होते हैं पार्लियामेंट में, निशिकांत दुबे यहीं के एमपी हैं, सांसद है, उनकी गाड़ी की कीमत देखिएगा जरा, वो तो अपराधी हो नहीं सकते।
क्योंकि वो आदिवासी नहीं है, उनके पास उनको अधिकार है, उनके वो बड़ी गाड़ी में चढ़ सकते हैं। एक मुख्यमंत्री जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, केंद्रीय मंत्री रहे हो, वो उसके लिए इतना बड़ा गुनाह है, वो गाड़ी कैसे रख लेगा और वो 36 लाख रुपए रख लेगा। बहरहाल बहस को मैं वापस लाते हुए पहले बधाई देता हूं आपको कि आपने हमारा काम बहुत आसान किया, बहुत निष्पक्षता से आपने रिपोर्ट रखी पूरी। फिर भी मैं 3-4 चीजें जो प्रमुखता से कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि कैसे जो है ईडी राजनीति से प्रेरित है। आपने खुद कहा कि 2019 के बाद कानून को बदला गया, और कानून को इसलिए बदला गया क्योंकि सरकार फिर अपने विरोधियों के कान उमेट सके, उनके हाथ टेढ़े कर सके, जिसका प्रमाण है कि 2014 के बाद से ईडी के केसेस में 10 सालों में 4 गुना वृद्धि हुई है। और आपने खुद बताया, आपने शुरू किया जम्मू कश्मीर से और केरल तक लेके गए, और बीच में आपने हिमाचल में वीरभद्र सिंह बेचारे गुजर गए, हुड्डा जी को भी बिठाया हुआ था, राजस्थान में गहलोत जी को बिठाया हुआ था, उनके भाई को बिठाया हुआ था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के भाई को बिठाया हुआ था, अभी आपने भूपेश बघेल जी की बात कर दी, झारखंड में जो खेल हो रहा है आपने देख ही लिया है, बिहार की बात तो अभी सरकार गिरा दी इन्होंने, बंगाल की बात में आपने खुद मुकुल की बात की और हेमंत बिस्वा की बात की, तो असम, केरल और ये सब में देखिए इस रेखा में सारे विपक्षी राज्य हैं। मैं कहता हूं आपको कि ये 10 सालों में ये क्या होता है, जब जब चुनाव आते हैं तो क्या करती है ईडी, सरकार झुंझुना बजवाती है और एक एक करके सबको कुर्सी पर बिठाती है, अपने सामने बिठाती है और उनकी छवि खराब करती है। और इनका काम क्या, अगर पूछे कि क्या कितनी ये साफ गोई से काम कर रहे हैं तो कहेंगे कि बहुत अच्छा हमारा कन्विक्शन रेट है। 5,906 केसेस में पिछले 10 सालों में सुमेध कितने प्रूव हुए हैं? 25 केसेस प्रूव हुए हैं, और 24 जो है उसमें कन्विक्शन कितना हुआ है? 1। तो आप ये समझिए कि सुब्रत पाठक रिस्पॉन्ड टू दिस। आपने बड़ा इल्जाम लगाया, 5,906 केस दर्ज हुए सुब्रत पाठक साहब, कन्विक्शन रेट सिर्फ 1 का है, 1 को कन्विक्ट हुआ, और 25 जो है प्रूव हुए, पूरे प्रूव नहीं हुए। जी सुब्रत पाठक, आप बदले की सियासत कर रहे हैं, यह इल्जाम है विपक्ष। अभी ये देखो, अब विपक्ष के पास में बदले की सियासत का इल्जाम विपक्ष तो कुछ भी कहेगा। अब जब ये फंसते हैं तो इस तरीके की बातें करते हैं, और ये इनको शायद ये नहीं दिखाई पड़ा था जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का। उसके बाद जी तो भाजपा शासन में नहीं थी ना, केंद्र में कांग्रेस शासन में थी, इस वजह से पूछताछ होती थी। ठीक है, तो अब भाई आप शांत रहो, आप बोले नहीं ना, तो कुल मिलाकर उनसे पूछताछ होती थी। हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित भाई शाह को किस प्रकार से जेल में रखने का काम ये कांग्रेस के द्वारा हुआ था। अच्छा, इनको भ्रष्टाचार तो कोई भाजपा के नेता के पास में कोई भ्रष्टाचार तो मिलता नहीं था, नहीं तो ये लोग क्या करे होते भाई, इनका तो लंबे समय तक शासन रहा। दूसरी बात देखिए, ये कांग्रेस जो है ये भ्रष्टाचार की जननी है। इन्होंने देश में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से संरक्षण दिया। जो काम अंग्रेज करते थे इस देश में, जो काम मुगल करते थे इस देश में, वही काम ये कांग्रेस ही करने लगे, और भ्रष्टाचार को संरक्षण रहा। यही कारण है कि धीरे धीरे लोग भ्रष्टाचार सीखते गए और सीखते गए, इस कदर भ्रष्टाचार में अकंठ डूब गए कि जिसकी सरकार बन जाती थी मानो तो उसे लूट का लाइसेंस ही मिल जाता था। परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, चेला, चमचा सब मिलकर लूटने में जुट जाओ, लूट लो, सरकार की योजनाओं को बंदर बांट करो, गरीबों के संसाधनों के साथ में लूट करो। तो कुल मिलाकर यही सब इन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी जी को केवल इसी बात की देश की जनता ने उनको जनादेश दिया है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई हो, और मोदी जी ने कहा भी कि ना तो मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। और भी अभी ये बात ये जब कर रहे थे कि उनके 36 लाख रुपया मिला, आपकी बात उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए, कोई नहीं चाहेगा भ्रष्टाचार रहे, लेकिन सुब्रत भाई ये बताइए, आप तो सांसद हैं, संसद में बैठते हैं, आप नीति निर्धारित करते हैं, कन्विक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या जांच एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है? अगर ये लोग करप्ट हैं जांच एजेंसी तो क्यों तो बदनाम करने के लिए गिरफ्तारी की जाती है? सुमित जी, जांच एजेंसी कोई प्रधानमंत्री जांच नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री जांच नहीं करते, जांच तो एजेंसियां करती हैं। अब एजेंसियों में अब आप ये कौन सा विषय होता है कि हमारे अदालत में कोई भी विषय चलता है, कोई भी मुकदमा चलता, सालों चलता है, कभी बाप मुकदमा लड़ता है, कभी बेटे को न्याय मिलता है, बेटे को नहीं, कभी पोते को न्याय मिलता है, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसमें तो हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर अब जिसके पास भी, अब आप देखो जहां सबूत मिलते जाते हैं कार्रवाई होती है, उनके ऊपर सजाएं भी पड़ती हैं। क्या लालू प्रसाद यादव जी को सजा नहीं पड़ी है क्या? और दूसरे आप बहुत से मुकदमे तो इसमें आप ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के समय पर दर्ज हुए, तो कांग्रेस ने क्या फिर झूठे मुकदमे दर्ज किए क्या?
अब तो कुल मिलाकर अब ये आज जब इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई हो रही आपकी है। बात का तो जवाब देना प्रधानमंत्री चाह जी रहे हैं ने प्रणब। प्रणब दीजिए, फिर मैं सब यशवर्धन जी के पास जाऊंगा, उनकी बारी हाँ है हाँ, वैसे। पाठक जी को लगता है कि प्राइम टाइम पे और खास करके एनडीटीवी पे जो है बेवकूफ लोग आके बैठते हैं, अनपढ़ लोग आके बैठते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के खिलाफ तो कोई आरोप नहीं आया। फोन के ऊपर वीडियो है 500 करोड़ के लेन देन की। मैंने नीरव मोदी और इसकी अरे बात बता देखो दी आप आपको, मेहुल अभी चौकसी अभी की। वीडियो ईडी का वीडियो काम क्या है? ऑडियो मुझे इनसे ये सांसद से ये किसकी पूछिए ऑडियो कि ईडी वीडियो का बन काम जाए क्या है? भैया, ईडी का किसकी काम क्या ऑडियो है? वीडियो बन जाए। अभी ये अभी कि अब भगोड़ों को पकड़े, उपद्रव की आवाज जो से क्या जो क्या चीजें नहीं जो होती हैं। जो आज टेक्निक कहाँ जो तक लोग पहुंच गई है, फाइनेंशियल आप किस फ्रॉड प्रकार करते की हैं, बात कर जो रहे हो। फ्यूजिटिव आप हैं, एक तरफ उनको अपने आप पकड़े। को किसको समझदार भी पकड़ रही कहते हैं? हो और दूसरी तरफ मुख्यमंत्रियों को, ठीक विरोधियों इस को। प्रकार की बात तो करते कौन हो। नहीं समझ रहा है इसको? आज जितना भ्रष्टाचार ये लोग मिलकर विरोधी कर रहे हैं भाई भतीजावाद में, सारा कॉन्ट्रैक्ट इनके लोगों को मिल रहा है। ये ऊपर से नीचे तक जितने इनके कार्यकर्ता हैं, सब लोगों को सरकार में हिस्सेदारी होती है, सब लोग वही फल फूल रहे हैं। आम आदमी मरा जा रहा है महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता से, और इनको सब सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। समय आएगा मेरे भाई, हर चीज देखो का एक जो अति का अंत सुमित जी, होता मैं है। आपको इंतजार रोक कर रहा रहे हूं। हैं और एक इन्होंने आप एक बात ये वाद विवाद नहीं है। एक ये- मिनट, एक एक करके बात करते हैं। पहली बात आप जी। यशवर्धन आजाद साहब का चलेंगे। आजाद साहब, क्या ईडी इतनी पावरफुल हाल ही में हुई है? पहली बात, जो कि कानून के संशोधन के बाद। और क्या ईडी की जांच की इस तरह की कार्रवाई होना, जो बात विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के वक्त में परेशान किया जाता है, क्या ये डेलिबरेटली होता है? देखिए, 3-4 मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जी। सबसे पहले, ईडी कानून जो कांग्रेसी रिजीम में इतनी ताकतवर हुई और उसके बाद 2019 में और भी उन्हें बल मिला और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उन्हें पूरा उसका समर्थन मिला है। बात यह है कि जहां तक केसेस रजिस्टर्ड करने का सवाल है, केस रजिस्टर में तो ये कहना कि बिना केस के और बिना किसी मुद्दे के पकड़ लिया गया है, ये तो बहुत मुश्किल है। दुरुपयोग का मतलब ये है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन के समय टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। सारी पार्टियां करती हैं, ये भी कर रहे हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जहां तक यहाँ के लीडरशिप का सवाल है, मैं समझता हूं कि अगर ईडी की लीडरशिप, सीबीआई की लीडरशिप, अच्छे अफसर जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट माइंडेड है, अगर उनके हाथ में है और वो सरकार से इतनी दबी नहीं हो, वो तत्काल कार्रवाई करेगी, वो नहीं छोड़ेगी उन लोगों को जो कि बीजेपी में भी हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ संस्कृति भ्रष्टाचार की है और हमारी जो राजनीति है भ्रष्टाचार से ही चलती है। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जैसे ये लिकर स्कैम है या जितने स्कैम, ये सारे स्टेट्स में चल रहे हैं। 40% का स्कैम कर्नाटका में भी हुआ था। अभी इन्होंने नरेंद्र तोमर जी के बेटे की बात की। इसलिए ये भ्रष्टाचार जो पूरे देश में फैला हुआ है, उस पे व्यापक कार्रवाई, समान रूप से कार्रवाई करने के लिए बहुत ही तगड़े अफसर चाहिए। वो हमें शायद। आजाद साहब, एक रिएक्शन और चाहूंगा मैं आपसे। क्या जो लोग पाला बदल लेते हैं, क्या उनके खिलाफ केस डाइल्यूट कर दिए जाते हैं या फाइलें बंद कर दी जाती हैं अलमारियों में? नहीं, आपने देखा होगा सुमित जी कि जैसे सीबीआई के केसेस थे, जितने भी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के केसेस थे, वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते थे। और जब यही जो केसेस हैं, क्योंकि आपके पास अगर 1000 केसेस हैं तो वो प्रायोरिटी के आधार पे आप उनको करेंगे, तो प्रायोरिटी कौन चुनेगा? प्रायोरिटी तो आप चुनेंगे। अगर आप एक बड़े ही सटीक अफसर हैं, बहादुर अफसर हैं, सुनते नहीं हैं, तो फिर अपने आप से प्रायोरिटी चुनेंगे। लेकिन जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ केसेस चुने जाते हैं और कुछ केसेस नहीं चुने जाते। जी, मेरे साथ दोनों पॉलिटिकल मेहमान भी हैं। कोई क्लास कमेंट चाहूंगा मैं आपसे। सुब्रत पाठक, क्या ये सब करके आपका वोट बैंक कंसोलिडेट होता है, मजबूत होता है? क्या आपने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर दी? देखो, विषय ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वह बहुत साफ स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना तो मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, और जिसने भी जनता के साथ में लूट की है सरकार में रहते हुए, और उससे उससे पाई पाई की वसूली होगी। देखो, एक तो विषय ये है। दूसरा, अभी मेरी बात अधूरी रह गई थी। आप एक स्पष्ट, अभी आपने देखा बिहार के जननेता रहे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और जब उनका निधन हुआ तो 3000 रुपया उनके खाते में निकला।
उनके पास कोई मकान नहीं है। भाजपा के बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो देश के प्रधानमंत्री रहे, मुझे नहीं ध्यान, मेरी जानकारी में नहीं, अगर आपकी हो तो बता दीजिए कि शायद जी उनकी कोई कोठी हो, कोई उनका बंगला हो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं, 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। अब माँ उनकी दुनिया में है नहीं, जब तक थी 10 बाई 10 के कमरे में ही रहती थी। कुल मिलाकर इनकी कोठी बंगला क्यों नहीं है? और दूसरा, लालू प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश का सैफई परिवार, और जितने भी आप देखो कि ठीक है, एक बार मुख्यमंत्री ठीक बन है, गए, कैसी बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले, ये सब कहाँ से आते हैं? ठीक अगर ये है। भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? और फिर जब किसी के पास कोई साक्ष्य मिलता है तो निश्चित रूप से आप मानिए कि उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और कार्रवाई चलिए कौन करती है? एजेंसियां करती चुनावी हैं, कोई सरकार चुनावी कार्रवाई समर नहीं भी करती है है। और ईडी की हाँ, कार्रवाई भी हमारी चल रही है। सरकार, पहले मैं सरकारें माफी सुमित चाहूंगा तीनों मेहमानों से, वक्त की कमी है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, प्रणब झा, सुब्रत पाठक और यशवर्धन आजाद साहब। लेकिन कुल मिलाकर ये बात विपक्ष लगातार कहता आया है कि उनके लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, पर वाकई में क्या ऐसा है, इस पर तो वक्त ही कुछ बता पाएगा। इस बीच सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपने पांव कुछ पीछे खींचे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक लिखित जवाब में संसद में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने आज कहा कि अभी इस पर, यानी वन नेशन वन इलेक्शन की पर समिति की रिपोर्ट सौंपने की कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव है 2019 का लोकसभा चुनाव, तब शायद वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है, ये कानून मंत्री के हवाले से कहा गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और इस बार बात आपको वापस मध्य पूर्व एशिया में ले चलते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। अमेरिका इस जंग में शुरू से इजराइल के साथ खड़ा दिखा। इजराइल की सभी कार्रवाई का अमेरिका ने समर्थन भी किया, लेकिन अब अमेरिका के रुख में यू टर्न दिख रहा है। अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ता हुआ दिखता है, वो अपने रुख को बदल रहा है। वजह फिर वही बताई है जो इजराइल का साथ देने के वक्त बताई गई थी कि इस क्षेत्र में स्थिरता। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश दिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमला करने वाले यहूदी निवासियों को सजा देने का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आदेश उन व्यक्तियों के खिलाफ आर्थिक पाबंदी और वीजा प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रणाली स्थापित करता है जो फिलिस्तीनियों पर हमला करने या उनकी संपत्तियों को जब्त करने में लिप्त पाए जाते हैं। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीनियों के समान रूप से शांति को बढ़ावा देना है। आखिर ऐसा क्या हुआ, इसको समझना भी जरूरी है कि अमेरिका अपना स्टैंड बदल रहा है। फिलिस्तीन में दो जगह हैं, गाजा और वेस्ट बैंक। गाजा पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ये हमले इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर को हुए हमले का बदला है। हमास ने बेरहमी से 1200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। वहीं 250 लोगों को हमास ने उस वक्त बंधक बनाया था। हमास की कार्रवाई को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। निर्दोष लोगों की इस तरह हत्या बिल्कुल गलत थी, लेकिन हमास की कार्रवाई के जवाब में जो इजराइल ने किया उसे भी सही नहीं कहा जा सकता। हमास के आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद करने के साथ ही इजराइल ने पूरे गाजा को मलबे में बदल दिया। लंबे समय तक गाजा में लोगों को बुनियादी जरूरतों का सामान तक नहीं मिला। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 26,000 लोग इजराइल के हमलों में मारे गए हैं, जबकि इजराइल की डिफेंस फोर्स इस आंकड़े को गलत बताती है और उनका आंकड़ा है करीब 10,000 लोगों के मारे जाने का। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्स कहती है कि उसके भी 200 सैनिक मारे गए हैं। ये बात हुई गाजा में हुई तबाही की, लेकिन इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। अमेरिका का जो स्टैंड चेंज हुआ, मेरे साथ हमारे एक सहयोग, हमारे साथ ब्रह्म चलानी साहब जुड़ रहे हैं, उनके साथ बात करते हैं। चलानी साहब, अमेरिका के रुख में जो बदलाव है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई बड़ी चेंज आने वाली है? ये कोई खास चेंज नहीं है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ चेंज है, क्योंकि बाइडेन का जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो प्रोग्रेसिव वोटर्स हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं बाइडेन से, क्योंकि जिस तरह से बाइडेन ने इजराइल को सपोर्ट किया है शुरू से ही, अक्टूबर से, उसके बारे में बहुत नाराज़गी है इस ग्रुप में। तो उनको प्लीज़ करने के लिए सिर्फ चार जोविश सेटलर्स जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, उनके खिलाफ
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन लगाए हैं। तो कोई मेजर चेंज नहीं है पॉलिसी में। अभी भी अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है मिलिट्रली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली। ये सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इस बिना सपोर्ट से इसराइल ये युद्ध कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो ये जो चेंज हुआ है ये दिखावे के लिए है। ये अपने डोमेस्टिक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूंसी को प्लीज करने की कोशिश है। तो क्या अमेरिकन को, जो अमेरिकन वोटर्स हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होंगे, उनके निर्णय में अंतर आएगा? ये आप अच्छा सवाल उठा रहे हैं सुमित जी। ये लोग तो देख पाएंगे कि ये काफ़ी कॉस्मेटिक चेंज है, सब्सटेंटिव चेंज नहीं है। अभी भी जो मिलिट्री एड है अमेरिका का वो इसराइल को मिल रहा है, इकोनॉमिक एड भी मिल रहा है। तो ये कॉस्मेटिक चेंज से कोई खास बाइडेन की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी। ये लगता है कि ये एक टर्म के प्रेसिडेंट रहेंगे, सेकंड टर्म नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि इस समय जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं बाइडेन की बहुत ही गिरी हुई हैं और एक तरह से अनपॉपुलर प्रेसिडेंट है इस समय। तो उनका री इलेक्शन इस समय लगता नहीं पॉसिबल है। और ये इसराइल का जो युद्ध चल रहा है गाजा में, ये बाइडेन के लिए पॉलिटिकली काफी कॉस्टली रहेगा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। क्या आपको ये भी लगता है कि अमेरिका रिटेलिएट करेगा, जो उनके सैनिक मारे गए थे उसका इस इलाके में हमला करके बदला लेगा, या क्योंकि अपनी इमेज भी सुधारनी है बाइडेन साहब को? इज्जत की बात है, हमले तो होंगे ईरान के खिलाफ, मगर ईरान और अमेरिका डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं। उनके बीच में एक शैडो वॉर चल रहा है और प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। जैसे ईरान प्रॉक्सी यूज कर रहा है यमन में हो या सीरिया में हो या इराक में, तो जो ये रिटेलिएशन होगा अमेरिका का पक्का होगा, वो होगा ईरान के खिलाफ नहीं, डायरेक्टली ईरान के प्रॉक्सीज के खिलाफ। जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं सीरिया और इराक में, उनके खिलाफ कुछ अमेरिकन रिप्राइजल्स होंगे आने वाले दिनों में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चलानी साहब बात करने के लिए। और नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका में इस साल चुनाव भी है, तो चुनाव के मद्देनज़र अपनी अपनी पॉपुलैरिटी को बहुत से लोग इस तरीके से बढ़ाते हैं, बहुत सी पार्टियां, बहुत से नेता, कि वो अपने देश को बचाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने से भी नहीं सकते हैं। वही कुछ बाइडेन साहब भी कर सकते हैं। इसी मुद्दे पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार ज़रूर रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम निर्मला सीतारमण के साथ खास बातचीत आपको दिखाने वाले हैं। तो खबरों की खबर में अब बात करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला जी ने कल अपना छठा बजट पेश किया, एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया। अब तक के 6 लगातार पेश किए गए बजटों में सबसे छोटा भाषण अगर था तो कल का उनका था। और क्यों? यह अंतरिम बजट था, यह फुल बजट नहीं था। आज बजट पेश करने के बाद पहली बार जब उन्होंने किसी भी प्राइवेट न्यूज़ चैनल से बात की तो वह एनडीटीवी था। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने निर्मला सीतारमण के साथ लंबी बातचीत की और जानना चाहा कि कैसे ये बजट आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए और भारतीयों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस बजट के बारे में जो कीवर्ड सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है कॉन्फिडेंस। और वो इस बेसिस पे आया है कि फिस्कल डिसिप्लिन को जिस तरीके से आप लोगों ने अभी तक मैनेज किया और कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं किए, जिसकी एक्सपेक्टेशन हम सब लोगों को हमेशा रहती है, और पॉपुलिज्म के चक्कर में भी आप नहीं पड़ी, तो ये उस हिसाब से ये आपके जो कॉन्फिडेंस को बताता है चुनाव के ठीक पहले। वो आप इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हैं? इसलिए हैं कि पिछले 10 साल में कंसिस्टेंटली एक के बाद एक करके, एक के बाद दूसरे अच्छे जनता के हित में योजनाएं, और सिर्फ योजनाएं घोषणा ना करते हुए उसको आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति जो है उन तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत हुई, और उस मेहनत के कारण सफलता पहुंचने में हुई, और लोगों में, मतलब बेनिफिशियरी में
लाभार्थी में उनका मन में ये भाव है कि हाँ, जो आपने योजना लॉन्च किए हमारे हित में, वो हमें पहुंचा है। इसलिए कहीं भी आप देख लीजिए जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, ऐसे लाभार्थी लोग अपने आप में आकर के बोलते हैं हमें घर मिला है, बिजली मिला है, पानी घर तक मिला है, नल में से पानी मिल रहा है और हमारे अकाउंट में पैसा डायरेक्टली मिलता है। अगर आप बोलते हो 1000 रुपया पूरे के पूरे हमारे अकाउंट में जमा होता है। ऐसे सचमुच जो योजना जनता के हित में लॉन्च हुआ वो सब जनता तक पहुंचा है। इसलिए कॉन्फिडेंस है, जनता के आशीर्वाद पहले मिला, पहले दूसरे बार भी मिला और इससे पहले, और अभी भी मिलेगा। यही है कॉन्फिडेंस। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के ऊपर जो जनता में विश्वास है, अटूट विश्वास, उससे निकलता है कॉन्फिडेंस। यूपीए रिजीम का एक तरीका था कि सब्सिडी ज़्यादा देंगे, टारगेटेड, डायरेक्ट, इफेक्टिव बेनिफिट ट्रांसफर, वेलफेयरिज्म आपका दूसरे तरह का था। ये बड़ा माइंडसेट चेंज है। दूसरी चीज़, इन्फ्लेशन का जो मैनेजमेंट है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को देखें, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उसमें इन्फ्लेशन को आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। वो आप कैसे कर पाए, लुकिंग एट दी प्रेशर्स एंड पुल्स, उस पर थोड़ा बताना चाहें। एक विषय आपके प्रश्न पहले ऑब्जर्वेशन के ऊपर, फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब्सिडी के विषय, इसमें वो क्या बोलते हैं, दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट टू वन अनदर। फिस्कल डिसिप्लिन होना है तो सब्सिडी कटवाना है, इट इज़ नॉट लाइक दैट। फिस्कल डिसिप्लिन एक और, मगर जहाँ सब्सिडी, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कोविड काल में और उसके तुरंत बाद में और उसके अगले साल भी हज़ारों रुपया डिफरेंस जब निकला, मतलब 1 केजी यूरिया अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो पैसा देना था, विच देते आए हम उस साल और लगातार 2 साल ऐसे 100 रुपया के जगह पर 1500 रुपया तक पहुंचा दाम। फिर भी हम इंपोर्ट किए और फिर भी उस प्राइस को, उस डिफरेंस प्राइस को क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड कॉस्ट को किसान के ऊपर नहीं डाला। जितने भी बोझ आया वो हमारे ही ऊपर ले लिया और किसान को फर्क नहीं पड़ा ग्राउंड में कि इस प्राइस राइस से पहले जितना देते थे बोरी 290 या 300 रुपया, उतना ही उसके बाद भी दिए। सो फिस्कल डिसिप्लिन, इसीलिए हम सब सब्सिडी बोझ उठाएंगे नहीं और किसान के ऊपर डाल दो, वो कभी नहीं हुआ। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, पर्यायवाची नहीं है। इट्स नॉट दिस और दैट, दिस और दैट नहीं है। वो अप्रोच में हम देखते हैं कि कहाँ वो बोझ उठाना पड़ता है, हम ज़रूर बिना संकोच उठाते हैं। तो खबरों की खबर में आज फिलहाल इतना ही। अब आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।